लेले अलामा कांडे। कल्पना कीजिए कि आपको एक पुलिस स्टेशन में दबा कर रखा गया है, जबकि कोई आपकी नाक के जरिए एक लंबी ट्यूब आपके पेट तक डाल रहा है। फिर आपके अंदर एक जलन पैदा करने वाला तरल पदार्थ डाला जाता है ताकि आपको उल्टी हो जाए। यही हुआ लेले अलामा कांडे के साथ, जो सिएरा लियोन से आए एक शरणार्थी थे और जर्मनी में रह रहे थे। दिसंबर 2004 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया क्योंकि उन्हें शक था कि वह ड्रग्स बेचते हैं। पुलिस को लगा कि उन्होंने कोकीन के छोटे पैकेट निगल लिए हैं ताकि सबूत छिपा सकें। उनके शरीर से दवाएं प्राकृतिक रूप से बाहर आने का इंतजार करने के बजाय पुलिस ने एक डॉक्टर को बुलाया ताकि वह जबरदस्ती उनसे उल्टी करवाए। डॉक्टर ने एक बहुत तेज दवा दी जो लोगों को उल्टी कराती है। दवा देने के लिए उन्होंने उनकी नाक में एक लंबी ट्यूब डाली। लेले ने इस प्रक्रिया का विरोध किया और अपनी उल्टी को निगलते रहे। इस वजह से कुछ तरल उनके फेफड़ों में चला गया। यह बहुत खतरनाक था। फिर भी यह प्रक्रिया कई बार दोहराई गई। कुछ देर बाद उनके मुंह और नाक से झाग निकलने लगा। वह गिर पड़े और पैरामेडिक्स को उन्हें जिंदा करने की कोशिश करनी पड़ी। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह कभी होश में नहीं आए। लेले कोमा में चले गए और लगभग 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने बताया कि आधिकारिक मौत का कारण सेरेब्रल हाइपोक्सिया था, यानी उनके दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिली और वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। असल में वह अपनी ही उल्टी में दम घुटने से मर गए। उनकी मौत ने एक बड़ी समस्या उजागर की। उसी शहर में 1991 से 2004 के बीच पुलिस ने 1000 से ज्यादा लोगों को जबरदस्ती उल्टी कराई थी और इसी तरह की एक मौत 2001 में हैम्बर्ग में भी हो चुकी थी। आखिरकार 2006 में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने इस प्रथा को यातना करार दिया। उस डॉक्टर को लेले के परिवार को 20,000 यूरो का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। अब्दुल वलाली एक 28 वर्षीय अफगान किसान थे जो एक अमेरिकी बेस पर गए जब स्थानीय गवर्नर ने उन्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। वह यह दिखाना चाहते थे कि उनका उस बेस पर हुए रॉकेट हमले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपना नाम साफ करने के बजाय उन्हें हिरासत में लेकर यातना दी गई और उनकी मौत हो गई। 3 दिनों तक उन्हें कैदी बनाकर रखा गया और पूछताछ की जिम्मेदारी CIA के ठेकेदार डेविड पासारो को दी गई। बाद में सैनिकों ने गवाही दी कि पासारो ने बहुत सख्त आदेश दिए थे। वलाली को सोने नहीं दिया गया, खाना और पानी बहुत सीमित मात्रा में दिया गया और 2 रातों तक उन्हें पीटा गया। गवाहों ने बताया कि पासारो ने अपने भारी बूटों से उनके गुप्तांगों पर इतनी जोर से लात मारी कि उनका शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। उसने उन्हें जमीन पर पटक दिया, उनके हाथ पैरों पर भारी मैग्लाइट टॉर्च से वार किया और यहां तक कि टॉर्च उनके पेट में घुसा दी। किसी समय पर इस पिटाई से उनका पेल्विस टूट गया। इससे वह पेशाब नहीं कर पाए, जिससे उन्हें और ज्यादा भयानक दर्द हुआ। दूसरी रात तक वलाली दया की भीख नहीं मांग रहे थे, बल्कि मरने की भीख मांग रहे थे। सैनिकों को याद है कि वह कराह रहे थे, मैं मर रहा हूं, और चौथे दिन वह सच में मर गए। शुरुआत में उनकी मौत को हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन बाद के सबूतों से साबित हुआ कि मौत का असली कारण पिटाई थी। पासारो 9 नवंबर के बाद CIA से जुड़े पहले और एकमात्र व्यक्ति बने जिन्हें दुर्व्यवहार के लिए दोषी ठहराया गया। शुरू में उन पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए थे जिनसे उन्हें दशकों की जेल हो सकती थी, लेकिन अंत में उन्हें सिर्फ गंभीर चोट पहुंचाने वाले हमले और 3 सामान्य हमलों का दोषी पाया गया। उन्हें 8 साल 4 महीने की सजा दी गई, जिसे बाद में घटाकर 6 साल 8 महीने कर दिया गया। जज ने यहां तक कहा कि अगर पोस्टमार्टम किया गया होता तो पासारो पर हत्या का आरोप भी लग सकता था। डैरेन रेनी ने अपने आखिरी घंटे एक जेल के शावर में बिताए, जो यातना कक्ष में बदल दिया गया था। 50 वर्षीय रेनी स्किज़ोफ्रेनिया, मानसिक बीमारी से पीड़ित थे और फ्लोरिडा के डेड करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में कोकीन रखने के अपराध में 2 साल की सजा काट रहे थे। एक रात जब उन्होंने अपने सेल में मल स्मीयर्ड कर दिया तो गार्ड्स ने उन्हें जेल के मनोरोग वार्ड के एक विशेष शावर में भेज दिया। उस शावर के पाइप इस तरह बदले गए थे
कि अंदर बंद कैदियों को पानी के तापमान पर कोई नियंत्रण नहीं था। इसके बाद जो हुआ वह भयानक था। पानी का तापमान 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, लगभग 71 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रेनी लगातार बाहर निकालने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें लगभग 2 घंटे तक अंदर बंद रखा गया। जब गार्ड्स ने दरवाज़ा खोला तो रेनी पीठ के बल लेटे हुए मृत पाए गए। उनके शरीर पर दूसरी और तीसरी डिग्री के जलने के निशान थे, जो उनके 30% से ज्यादा हिस्से पर फैले हुए थे। पैरामेडिक्स ने बाद में बताया कि जब उन्होंने उनके शरीर को छुआ तो उनकी त्वचा हाथ लगाते ही निकल गई। फोटो से भी यह साबित हुआ कि उसके हाथों पर चोट के निशान थे, शायद इसलिए कि वह शॉवर के दरवाजे को पीटते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इन चौंकाने वाले विवरणों के बावजूद जवाबदेही बहुत देर से आई। 2 साल तक अधिकारियों ने उसकी मौत की कोई साफ वजह नहीं बताई, और ड्यूटी पर मौजूद 2 अधिकारियों को तो प्रमोशन तक मिल गया। बाद में अन्य कैदियों ने बताया कि रेनी पहला व्यक्ति नहीं था जिसे इस तरह की सजा दी गई थी। मनोरोग इकाई में कम से कम 8 और लोगों को इसी शॉवर में डालकर यातना दी गई थी। केवल तब जब मायमी हेरल्ड ने यह मामला उजागर किया और मानवाधिकार संगठनों ने जवाब मांगे, तब जाकर जांच शुरू हुई। जेल के वार्डन को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन किसी पर भी आपराधिक मामला नहीं चला। 2016 में मेडिकल एग्जामिनर ने रेनी की मौत को दुर्घटनावश बताया। कारण बताया गया कि यह बंद स्थान उसकी सेहत की दिक्कतें और मानसिक बीमारी का नतीजा था, जबकि यह साफ नजरअंदाज कर दिया गया कि उसे उबलते पानी के नीचे बंद किया गया था। उसके परिवार ने मुकदमा दायर किया और अंततः उन्हें $4.5 मिलियन का समझौता मुआवजा मिला। दिलावर एक युवा अफगान टैक्सी ड्राइवर था जिसने बस गलत समय पर गलत यात्रियों को उठा लिया। वह 3 लोगों को उनके घर छोड़ने जा रहा था जब एक अफगान मिलिशिया ने उसके वाहन को एक चौकी पर रोका। यह उस अमेरिकी बेस के पास था जिस पर उसी दिन पहले हमला हुआ था। कार के अंदर उन्हें एक टूटा हुआ वॉकी टॉकी और एक इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजर मिला। बिना किसी ठोस सबूत के मिलिशिया ने दिलावर और उसके यात्रियों को अमेरिकी सैनिकों के हवाले कर दिया। यहीं से उसकी जिंदगी का अंत शुरू हो गया। बागराम डिटेंशन सेंटर में दिलावर को यातनाएं दी गईं। उसके हाथों को सेल की छत से जंजीरों से बांध दिया गया, जिससे वह लंबे समय तक लटकता रहा, यहां तक कि उसके कंधे अपनी जगह से निकल गए। उसे नींद से वंचित रखा गया, सिर पर हुड पहनाया गया, दीवारों से टकराया गया, दाढ़ी से खींचा गया और जांघों पर लातें मारी गईं। सैनिकों ने उसके नंगे पैरों पर पैर रखे और उसकी छाती को बार बार मेजों से पटका। सबसे दर्दनाक बात थी पेरोनियल स्ट्राइक्स, घुटनों के ऊपर जोरदार प्रहार, जो असहनीय दर्द देने के लिए किए जाते थे। दिलावर को ऐसी 100 से अधिक मारें पड़ीं। जब तक वह मरा, उसके पैर इतने बुरी तरह कुचल दिए गए थे कि डॉक्टरों ने कहा अगर वह बच भी जाता तो उसके दोनों पैर काटने पड़ते। उन्होंने उसके पैरों को पल्प की तरह कुचला हुआ बताया। मौत के दिन दिलावर लगभग 4 दिन तक छत से लटका हुआ था। जब पहरेदारों ने उसे घुटनों के बल बैठने को कहा तो उसके पैर अब मुड़ नहीं सकते थे। उसे कहा गया कि पूछताछ पूरी होने के बाद डॉक्टर से मिलवाया जाएगा, लेकिन इसके बजाय उसे फिर से सेल में घसीटकर लटका दिया गया। कुछ घंटों बाद जब एक मेडिकल अफसर ने देखा, तब तक वह मर चुका था। सबसे दुखद बात यह थी कि बाद में अमेरिकी पूछताछकर्ताओं ने स्वीकार किया कि उनमें से कई मानते थे कि दिलावर निर्दोष था। उसके यात्री बाद में ग्वांतानामो भेजे गए और कई साल बाद रिहा कर दिए गए। उनके साथ यह प्रमाण पत्र दिया गया कि वे किसी खतरे के रूप में नहीं माने जाते। दिलावर की मौत का सच छिप नहीं सका। एक लीक हुई डेथ सर्टिफिकेट से साबित हुआ कि उसकी मौत बीमारियों से नहीं बल्कि यातना से हुई थी, जैसा कि सेना ने पहले दावा किया था। उसकी कहानी बाद में ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री टैक्सी टू द डार्क साइड का केंद्र बनी, जिसने बाघराम जेल की भयावह सच्चाई उजागर की। कुछ सैनिकों की जांच हुई, लेकिन सजाएं मामूली रहीं, छोटी कैद, रैंक घटाना और चेतावनी पत्र। किसी को भी हत्या का दोषी नहीं ठहराया गया और दिलावर कभी अपनी पत्नी और छोटी बेटी के पास घर नहीं लौट सका।
निकोलस कॉन्ट्रेरास। वह सिर्फ 16 साल का था जब उसका शरीर जवाब दे गया। निक को एरिज़ोना बॉयज रैंच भेजा गया था। यह एक निजी बूट कैंप था जो मुसीबत में पड़े युवाओं के लिए बनाया गया था। उसे उम्मीद थी कि वह यहां पढ़ाई के क्रेडिट कमा सकेगा और अपनी जिंदगी बदल सकेगा। लेकिन जब वह पहुंचा, उसकी सेहत पहले ही कमजोर थी। उसे अस्थमा था और एरिज़ोना की ऊंचाई पर सांस लेना और मुश्किल हो गया। जल्द ही वह बीमार होने के स्पष्ट लक्षण दिखाने लगा। मतली, दस्त, 100 डिग्री से ज्यादा बुखार, मांसपेशियों में ऐंठने आदि। उसकी नब्ज बहुत तेज चल रही थी। उसका वजन तेजी से घटने लगा और उसके शरीर से एक फफूंदी जैसी गंध आने लगी। फिर भी इलाज देने के बजाय स्टाफ ने उसे नजरअंदाज किया, उसे नकली बीमार और बच्चा कहा। यहां तक कि उसके इन्हेलर का इस्तेमाल भी तभी हो सकता था जब स्टाफ अनुमति दे। जैसे जैसे निक की हालत बिगड़ती गई, स्टाफ का व्यवहार और भी अमानवीय होता गया। उन्होंने उसे जबरदस्ती बहुत कठोर शारीरिक व्यायाम कराते रहे और अगर वह थोड़ा भी कमजोर पड़ता तो उसे धक्का दिया जाता या मारा जाता। जब वह बेहोश हो जाता तो उस पर पानी फेंका जाता ताकि वह फिर उठ जाए। अक्सर उसे बाथरूम जाने की इजाजत नहीं दी जाती, इसलिए उसने अपने मूत्र और मल पर नियंत्रण खो दिया। वह खुद को इतनी बार गंदा कर देता कि उसका गद्दा बाथरूम में रख दिया गया और उसे वहीं अपनी गंदगी में सोने पर मजबूर किया गया। स्टाफ ने उसे उसके गंदे कपड़े एक कूड़ेदान में डालकर उठाने को कहा और उसी के ऊपर पुशअप्स करने को मजबूर किया। खाने के समय उसे शौचालय पर बैठकर खाना पड़ता था, जबकि बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। स्टाफ ने यहां तक किया कि बाकी बच्चों में अफवाह फैला दी कि उसे एड्स है। निक ने मदद के लिए हाथ बढ़ाने की कोशिश की। अपने परिवार को किए गए आखिरी फोन कॉल में उसकी दादी को याद है कि वह बोलने में संघर्ष कर रहा था, लगातार खांस रहा था और बोला, मरना चाहता हूं, पापा के पास जाना चाहता हूं, बहुत मुश्किल है। फिर एक और बार की शारीरिक ट्रेनिंग के दौरान निक कई बार बेहोश हो गया, लेकिन मदद करने के बजाय स्टाफ मजाक उड़ाते रहे कि वह तो सिर्फ अभिनय कर रहा है और उसे एकेडमी अवार्ड मिलना चाहिए। उन्होंने उसे जबरदस्ती पुशअप्स करवाए, दीवार से पटका और यहां तक कि उससे एम्बुलेंस की आवाज निकालने को कहा, जबकि दूसरा लड़का उसे ठेले में धकेल रहा था। दोपहर तक उसका शरीर जवाब दे चुका था। जब स्टाफ ने उसे फिर उठने का आदेश दिया तो उसका आखिरी शब्द था, नहीं। 2 घंटे बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। जांचकर्ताओं ने बाद में पाया कि 17 स्टाफ सदस्यों ने मिलकर 32 बार उस पर अत्याचार किया था। लॉस एंजलिस टाइम्स ने खुलासा किया कि रैंच में अन्य बच्चों को भी जलाया गया, पीटा गया या गंभीर रूप से घायल किया गया था। फिर भी ज्यादातर स्टाफ कानूनी तकनीकी